हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका पेपर शिक्षा शास्त्र है, उनके लिए आज का मॉडल पेपर लेके आए दोस्तों, क्योंकि पेपर नज़दीक है और अच्छे से आप लोग को तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि इस एक साल से आप लोग तैयारी कर रहे थे तो रिविज़न करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और इसी अंदाज में हम लोग तैयारी भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे और पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए रहेगा जो हम मॉडल पेपर सॉल्व कराते रहते हैं। इसमें सारे प्रश्न एक ही तरीके से होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये रहता है कि उनके कहने का तात्पर्य क्या होता है। तो ये सारे आपको अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि पेपर का जो प्रश्न है वो किस तरीके से है और वो किस बेस पे लागू करता है। तो ये सारे आपको आपके मॉडल पेपर पे निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। ये रहा आज का आपके पेपर में, कुछ इस तरीके से आपका पेपर बन के आएगा। इसमें दे रहेगा बीए तृतीय वर्ष शिक्षा शास्त्र, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन। प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा आपका शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां एवं नवाचार। इसमें दिया जाएगा खंड आ। खंड आ से सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर आपको लिखना है वो 50 शब्दों में देना होगा। अब पहला प्रश्न आपका दिया जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहाँ से लिया गया है, किससे अवतरित है। तो ये सारे आपको आपके पेपर में पूछा जाएगा। या शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसे कहते हैं, तो जैसे भी है वो आपको आपके प्रश्न के अनुसार ही पूछा जाएगा। इसमें लिखेंगे आप लोग आंसर में कि शिक्षा का अधिकार वास्तव में एक मानवाधिकार है। क्या है? मानव का अधिकार है। आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा के अनुसार शिक्षा का अधिकार सभी के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निहित है। शिक्षा के अधिकार का जो मूल रूप देने के कारण संविधान के 86वें संविधान संशोधन यानी 2002 में एक नया अनुच्छेद जो 21A जोड़ा गया, जिसमें राज्य की जिम्मेदारी देते हुए निम्न प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया है कि राज्य कानून के दायरे में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। तो ये होता है शिक्षा का अधिकार। उसका फिर आपका आता है सेकंड प्रश्न, बालवाड़ी क्या है, बालवाड़ी किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, बालवाड़ी क्या है, बालवाड़ी किसे कहते हैं, बालवाड़ी समूह, बालवाड़ी को स्पष्ट कीजिए। बालवाड़ी केवल इतना, यहाँ से कुछ नहीं लिखा जाएगा, बालवाड़ी लिख दिया जाएगा। तो आप लोग समझने में, आपको समझ में आनी चाहिए कि बालवाड़ी का मतलब क्या होता है। बालवाड़ी मतलब होता है छोटे बच्चे, यानी कि उन पर ट्रस्ट या स्कूल द्वारा जो योजनाएं लागू करती हैं उनका कारण क्या है बालवाड़ी का, तो वही होता है। अब इसमें कहा गया है कि 10 माह की अवधि हेतु प्रति बालवाड़ी खर्च 6,000 आता है और प्रत्येक बालवाड़ी में औसतन जो है वो 18 बच्चे पढ़ते हैं। यानी स्थानीय समुदाय में से एक युवा महिला शिक्षक का जो कार्य करती हैं, इनकी स्थापना नगर महापालिका के विद्यालयों, सामुदायिक स्थलों, शिक्षक गृह या पूजा स्थलों में की जाती है। प्रथम, ट्रस्ट इन स्थानों के किराए का भुगतान नहीं करता है, परंतु उनके लिए मूलभूत प्रशिक्षण तथा अधिगम सामग्री प्रदान करता है। शिक्षकों को जो प्रतिमाह है वो 250 रुपये भुगतान प्रथम द्वारा किया जाता है। तो यही होता है बालवाड़ी। तो यानी कि बालवाड़ी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रश्न आपका दिया गया है, प्रौढ़ शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। अब प्रौढ़ शिक्षा किसे कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो प्रौढ़ यानी कि वृद्धों को दी जाती है। इसके माध्यम से उन व्यक्तियों को साक्षर बनाता है जो दीर्घ आयु के होते हैं अथवा सामान्य रूप से जिनकी अवस्था 18 वर्ष की आयु से अधिक होती है, वो क्या आ जाते हैं, प्रौढ़ शिक्षा आ जाती है। उनके अंदर क्या आते हैं, प्रौढ़ शिक्षा आ जाती है। और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि यह निरीक्षर लोगों को साक्षर बनाती है। सीखना, पढ़ना या गणना का ज्ञान कराना इसका मुख्य कार्य है। सन 1947 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सभा में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य
केवल वयस्क को साक्षर बनाना मात्र नहीं बल्कि उसके अंतर्गत वह सभी प्रकार की शिक्षा आती है जो प्रत्येक नागरिक को यानी कि नागरिक को जनतांत्रिक व्यवस्था को विवेकपूर्ण सदस्य बनाए। तो ये आपका आता है प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपका आता है 4th नंबर प्रश्न कि वैश्विक तापन किसे कहते हैं। अब वैश्विक तापन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि वैश्विक तापन एक प्राकृतिक घटना है। वर्तमान समय में भूमंडलीय उष्णता एक जटिल समस्या है। इसका मुख्य कारण है प्रदूषण। जो वैश्विक तापन है, इसका जो मुख्य कारण है वैश्विक तापन का, वो क्या है? प्रदूषण। विशेष रूप से कार्बन आधारित जो ईंधन है, पेट्रोलियम, डीजल आदि के दहन उत्पन्न हुआ प्रदूषण, जैसे जलाए जाने वाले जैव ईंधन की मात्रा, GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस की जो परत है वो मोटी होती आ रही है और यह परत धरातल से होने वाले पार्थिव विकिरण को रोकती है, जिससे पृथ्वी की तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और भूमंडलीय उष्णता के कारण संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये होता है, जैसे मान लो पृथ्वी के समय कहीं गर्मी हो रही, कहीं ठंडी हो रही, कहीं बारिश हो रही होती आ रही है, तो इसी तरीके से यानी कि प्रदूषण की वजह से जो हमें वैश्विक तापन के बारे में बताता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि महिला समस्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। महिला समाख्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखेंगे आप लोग कि महिला समाख्या कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ी महिला वर्ग की शिक्षा को अधिकार संपन्न करने का एक ठोस कार्यक्रम है। यह योजना 10 राज्यों के 53 जिलों में यानी कि 9000 से अधिक गांवों में चलाई जा रही है और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की छवि, आत्मविश्वास को बढ़ाना, ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें महिलाएं वह ज्ञान और सूचना प्राप्त कर सके जो उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने में सहायता प्रदान करें। महिला संघ वे केंद्र बिंदु हैं जहां सभी गतिविधियों की योजना बनाई जाती हैं और जहां महिलाएं मिल बैठकर अपनी समस्या पर विचार कर सकती हैं। फिर आता है 6 नंबर प्रश्न कि बहुविधि शिक्षा पद्धति क्या है। बहुविधि शिक्षा पद्धति किसे कहते हैं। अब बहुविधि शिक्षा पद्धति के बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जो बहुविधि शिक्षा होती है वो किस प्रकार होती है। अब जैसे आपका बहुविधि शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा होती है, यानी कि बात करें तो गैर औपचारिक शिक्षा, जैसे आपका हो गया गैर शिक्षा के अतिरिक्त गैर औपचारिक प्रशिक्षण स्कूल जैसे केंद्र हो गए और अपरंपरागत वैकल्पिक स्कूल हो गए, प्रौढ़ साक्षरता केंद्र हो गए। परंपरागत तथा आधुनिक संचार सूचना प्रणालियों द्वारा सामान्य ज्ञान तथा कौशलों व व्यवसायों की जानकारी प्रदान की जाती है। यूनिसेफ द्वारा चलाए गए चलो बेटी चेरी बेटी और ब्रॉक कार्यक्रम से इस बात का प्रमाण है कि बहुविध शिक्षा प्रणाली चुनौतियों से भरी स्थिति का सामना अभी भी कर सकती है। तो यही होता है बहुविधि शिक्षा पद्धति। फिर आता है 7 नंबर प्रश्न आपका कि मुक्त शिक्षा से क्या तात्पर्य है। मुक्त शिक्षा किसे कहते हैं। जिसे मुक्त शिक्षा के बारे में आप जानते हैं। अब आप लिखेंगे कि मुक्त शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से या अधिगम से है जो उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराते हैं जो कोई भी या कभी भी अध्ययन करने की इच्छा रखते हों। मुक्त शब्द से अभिप्राय होता है छात्रों के अध्ययन की मुक्त सुविधा, चाहे उसकी आयु या पिछली योग्यता कुछ भी हो। तो ये होती है मुक्त शिक्षा। इवान इलिच की डी स्कूलिंग सोसाइटी तथा रॉबर्ट रीमर की स्कूल इंजीनियरिंग नामक पुस्तकों में एक नवीन विचारधारा का जन्म है जो रीमर के अनुसार हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति को समाप्त हो गई है और इसी कारण हमारी शिक्षा के नवीन साधनों की खोज करनी पड़ी और यही हमारा है मुक्त शिक्षा। तो ये आपका आ गया मुक्त शिक्षा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां प्रश्न है यानी कि 8th नंबर, शिक्षा में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में उदारीकरण के बारे में लिखिए। अब शिक्षा में उदारीकरण में आपको लिखना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण से अभिप्राय शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन में एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में नियोजन, कार्यान्वयन या पर्यवेक्षण में उदार दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें रूढ़ सरकारी लाल फीताशाही से बचाना है।
उदारीकरण को शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा से एक सकारात्मक प्रयास माना जाता है और रूढ़िवादी दृष्टिकोण से छुटकारा दिलाकर वंचित वर्गों, महिलाओं, निर्धनों आदि सहित अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की उपेक्षा से युक्त है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर कि भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। अच्छा, अब भूमंडलीकरण के बारे में आपको जानना है। इसमें लिखेंगे आप लोग भूमंडलीकरण में कि भूमंडलीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें सभी राष्ट्र विभिन्न क्रियाकलापों में घुल मिल जाते हैं और उस व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है जहां विभिन्न राष्ट्र अपनी अपनी भौगोलिक सरहदों के बावजूद आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि के क्षेत्रों में विकास अन्य राष्ट्रों को खुलकर सहयोग लेते हैं। भूमंडलीकरण का ऐतिहासिक सूत्र भारत की प्राचीन धार्मिक व सांस्कृतिक से निहित है और भारतीय संस्कृति में विपुलता से दृष्टिगोचर है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे सूत्र वाक्य भूमंडली का संपत्ति स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो ये आता है आपका भूमंडलीकरण से। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि MBA क्या आता है, MB फाउंडेशन के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। अब MB फाउंडेशन क्या है। MB फाउंडेशन होता है दोस्तों कि अलग अलग आयु के वर्गों के बच्चों के लिए अलग अलग नीतियाँ या अलग अलग कार्यक्रम, जैसे 5 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे जो बेकार घूमते हैं, थोड़ा बहुत माँ बाप की सहायता करते हैं, ऐसे बच्चों को थोड़ा तैयार कर औपचारिक शिक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है। फिर 9 से 14 वर्ष की आयु बच्चे में बच्चे को पक्के बाल श्रमिक माने जाते हैं। जैसे 9 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, पक्के बाल श्रमिक होते हैं और इनकी समस्या होती है अधिक जटिल बन जाना और ये बच्चे माँ बाप के लिए आय का स्रोत बन जाते हैं। ऐसे बच्चे के लिए फाउंडेशन ने औपचारिकेतर शिक्षा का रणनीति अपनाई, लेकिन ऐसे केंद्र बच्चों को आकर्षित न करके उन्हें ऐसे केंद्रों का रचनात्मक केंद्र जिसे कहते हैं क्रिएटिव सेंटर कहते हैं, जहाँ नन्हे मजदूर आराम कर सकते हैं। ये केंद्र धीरे धीरे उत्प्रेरणा प्रेरित बन जाते हैं और जहाँ ऐसे बाल श्रमिकों के लिए ग्रीष्म शिविर जैसे कहते हैं समर कैंप्स लगाए जाते हैं। तो ये था MB फाउंडेशन के कार्यक्रम। तो ये आपका हो गया सेक्शन 1 यानी कि खंड आ से सारे प्रश्न। और फिर आपका आ गया खंड बा यानी कि खंड आ से हमने आपको सारे प्रश्न एक एक करके बताया। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इसमें आपका आता है खंडवा में केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना होगा। और इसमें आपका दूसरा प्रश्न आपका आएगा कि नवोदय विद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय लिखेंगे हेडिंग में, इसमें लिखेंगे आप लोग कि विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे ही राष्ट्र और समाज में भावी कर्णधार हैं, अतः उन्हें तेजी से प्रगति करने के लिए अवसर सुलभ कराना आवश्यक है, भले ही वे इसका मूल्य चुकाने की क्षमता ना रखते हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में कहा गया है कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रतिभा अथवा अभिरुचि हों, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापित किया जाए और इसी शिक्षा नीति में ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली मेधावी बच्चों को स्तरीय आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोलने की योजना को हरी झंडी दिखाई। कार्य योजना 1986 ईस्वी में ऐसे विद्यालय खोलने के लिए कदम उठाए गए, जो कोठारी कमीशन द्वारा भी ऐसे विद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया था और 1986 के अंतर्गत विद्यालय योजना के आरंभ करने हेतु कारगर उपाय प्रस्तुत किए गए। नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। उन्हें दूसरे बच्चों के साथ रखा जाता है ताकि परंपरागत धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं से ऊपर उठकर उनका बहुमुखी विकास एक सच्चे भारतीय नागरिक के रूप में कर सकें। इसीलिए प्रत्येक नवोदय विद्यालय में लगभग 30% छात्रों का स्थानांतरण एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र में और एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में किया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति और योग्यता
को प्रोत्साहित देने की सहायता करेंगे। स्पष्ट है कि देश में शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की जो दिशा है वो नवोदय विद्यालय की एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर कि उच्च शिक्षा में निजीकरण का वर्णन कीजिए। अब उच्च शिक्षा का जो निजीकरण है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें लिखेंगे जो निजीकरण है, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में जो निजीकरण का इतिहास है बहुत अधिक और पुराना है। सन 1960 में पीटर एफ ड्रकर के द्वारा अपनी पुस्तक में द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी में निजीकरण शब्द के प्रथम बार प्रयोग करने का संदर्भ मिलता है और इसके उपरांत उद्योग, व्यापार तथा निजी के क्षेत्रों में इस विचार का व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाने लगा और आर्थिक कारणों से सोवियत संघ के पतन से इस विचार को एक नई गति व दिशा प्रदान की और पश्चिमी देशों में आई परिवर्तन की इस बयार में भारत में अलग अलग न रहने मतलब अलग थलग ना रह सका एवं उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक क्षेत्रों के साथ साथ विकास के क्षेत्र भी इसकी लहर तेजी से आने लगी। अब शिक्षा के निजीकरण के लाभ तथा हानि दोनों ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक और जहां कुछ उच्च स्तरीय निजी संस्थाएं प्रतिस्पर्धा के इस युग में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी शिक्षा संस्थाएं अपनी छद्म व अस्तर योजनाओं के माध्यम छात्रों के व अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रही है। शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन व कोचिंग पढ़ाया जाता है, विद्यालयों में कक्षाएं नहीं के बराबर चलती हैं। ऐसी स्थितियों में ने शिक्षा के निजीकरण की मांग के लिए केवल सजग वर्ग के बाध्य किया गया, वर्ण निजीकरण के मार्ग का प्रशस्त भी किया गया है, परंतु बीमारी के इलाज के लिए दी गई दवा उससे भी बड़ी बीमारी का कारण बन गई है। एवं शिक्षा माफियाओं के एक ऐसे गिरोह का जन्म हो गया जो आर्थिक लाभ के लिए यानी कि शिक्षा के सभी मानकों, व्यवस्थाओं तथा परंपराओं को तोड़ रहा है। यदि थोड़े बहुत निजी विद्यालय गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो शुल्क संरचना की अत्यधिक महंगी होने के कारण वे केवल अभिजात वर्ग तक सीमित है। और निजीकरण के विरोध में एक अन्य तर्क सरकार के द्वारा अपने शैक्षिक दायित्व से मुक्त पाने के प्रयास को लेकर किया जाता है। वस्तुतः प्रजातंत्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने एवं साहित्य के मुकरने का जोखिम नहीं उठा सकती है। इसलिए शिक्षा के निजीकरण के संबंध में एक स्पष्ट परंतु जवाबदेही से भरपूर नीति बनाने की आवश्यकता है। परंतु निजीकरण के बावजूद अभिभावकों का आर्थिक शोषण, छात्रों का शैक्षणिक शोषण तथा अध्यापकों के वृत्तिक शोषण से बचाने के लिए एवं शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन पर सरकार का कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। और इस बावजूद भी शिक्षा का पूर्ण निजीकरण करना अथवा शिक्षक निजीकरण का अंधानुकरण करना देश, समाज व शिक्षा जगत के लिए भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा। और यही होता है कि उच्च शिक्षा के निजीकरण यानी कि जो निजीकरण है तो निजीकरण से क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या दोष है, वो आपको यहाँ पे यही आपको बताई जा रही हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि नवाचार की विशेषता क्या है, नवाचारों के प्रकार बताइए। नवाचार के बारे में यहाँ पे आपको अब इसमें लिखेंगे नवाचार में दोस्तों कि नवाचार से अभिप्राय प्रचलित परंपरा से नवीनता का समावेश है। शिक्षा में नवाचार से अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली यानी नए व्यवहार अथवा नवीन गतिविधियाँ एवं रीतियों का समावेश करना है। यूनेस्को सम्मेलन 1971 के अनुसार नवाचार एक नूतन विचार का प्रारंभ है। यह एक प्रक्रिया या तकनीक है जिसके विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहार तथा तकनीक के स्थान पर किया जाता है और यह परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है। अब आता है नवाचार की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसमें लिखेंगे आप लोग कि नवाचार की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 आपका आता है यानी कि फर्स्ट नंबर में आप लिखाएगा कि नवाचार एक नई विचार है। सेकंड नंबर आता है कि नवाचार सचेतन एवं सप्रयास अपनाया जाता है। थर्ड नंबर
इसका लक्ष्य प्रचलित प्रणाली सुधार लाना होता है ताकि श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किया जा सके। फिर आता है 4th नंबर कि नवाचार में सदैव विशिष्टता के तत्व विद्यमान होते हैं। और 5 नंबर, नवाचार में लोचशीलता, गत्यात्मकता तथा उत्प्रेरण के गुण दोष होते हैं। फिर आता है नवाचार के प्रकार। अब नवाचार के कौन कौन से हैं? शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की जो अवधारणा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। विद्यालयों में नवाचारों के प्रयोग करने से निम्नलिखित समस्याएं सामने आती हैं। कौन कौन सी? नवाचार का चयन किस आधार पर किया जाए, किस प्रकार के नवाचार को अपनाया जाए, नवाचार का परिणाम क्या होगा। तो इसी वजह से नवाचार को हम 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। पहला का नंबर आता है आपका 1st नंबर कि समस्या समाधान संबंधी नवाचार। इसमें लिखेंगे जब किसी सृष्टि से उपेक्षित परिवर्तन के लिए अथवा किसी समस्या का समाधान करने के लिए किसी नवाचार का चयन करते हैं तो ऐसे नवाचार को समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहा जाता है। बी नंबर आता है नहीं कि 2nd नंबर कि सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। और इसमें लिखेंगे जब अपने ही विद्यालय के किसी शिक्षक अथवा किसी अन्य विद्यालयों के शिक्षक में नवाचार संबंधी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो इस प्रकार के नवाचार को सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार कहा जा सकता है। तो ये आता है आपका सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार के अंतर्गत। अब आता है 5 नंबर प्रश्न कि शिक्षा तकनीकी के महत्व पर प्रकाश डालिए। शिक्षा तकनीकी महत्व। अब इसमें शिक्षा तकनीकी महत्व कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको लिखना है। अब में शिक्षा के तकनीकी महत्व पर प्रकाश डाली जाएगी। शिक्षा की जो तकनीकी हैं उसके महत्व कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। इसमें लिखेंगे आप लोग कि आधुनिक समाज का शिक्षक, शिक्षार्थी तथा शिक्षालय बिना शैक्षिक तकनीकी के नहीं रह सकता है। आज के उनके अंग प्रत्यंग में शैक्षिक तकनीकी बसती जा रही है और यह अब औपचारिक मात्र न रहकर गत्यात्मक और कार्यात्मक रूप से परिणित हो गई है। इसी क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब शिक्षा सिद्धांत का स्थान शिक्षण सिद्धांत ने ले लिया है। शिक्षा तकनीकी की उपयोगिता का और महत्व निम्नलिखित रूप से दिया गया है। 1st नंबर में आपका आता है इसमें कि शिक्षा तकनीकी के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली एवं सार्थक होती है। 2nd नंबर, शैक्षिक तकनीकी बालकों के व्यवहार का अध्ययन करती है और उसमें वांछित परिवर्तन लाती है। 3rd नंबर आपका आता है इसमें कि यह तकनीकी माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, टीटीई ट्रेनिंग आदि के द्वारा कुशल एवं प्रभावशाली शिक्षकों के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है 4 नंबर आपका कि आज जनसाधारण तक के पास रेडियो, टीवी आदि उपलब्ध है, उसका प्रयोग वह शिक्षा जगत में कर सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, हार्डवेयर उपागम के द्वारा विद्वानों के विचारों का संकलित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रसार भी किया जा सकता है। शोध कार्यों में इनके विचारों में सहायता भी ली जा सकती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर कि शैक्षिक तकनीकी व्यक्ति विभिन्नता का समस्या का समाधान करती है और इसके प्रमुख उदाहरण अभिकर्मित अनुदेशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 8th नंबर की शिक्षक के प्रत्येक कार्य में शैक्षिक तकनीकी का सहयोगी है और इसके प्रत्येक पद पर प्रत्येक बिंदु पर यह निर्देशन देती है। फिर आता है 9th नंबर, छात्रों से सीखने की अति प्रेरणा जागृत करती है। फिर 10th नंबर आता है कि इसकी सहायता से शिक्षण में नए प्रतिमान बनाए जाते हैं। उसमें फिर 11th नंबर आपका आता है कि शैक्षिक तकनीकियों के द्वारा शिक्षक इस बात का ज्ञान भली भांति प्राप्त करता है कि समयानुकूल किस सर्वदृश्य से सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो ये थे आपके शिक्षा तकनीकी के महत्व। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट कि कंप्यूटर सह अनुदेशन की शैक्षणिक उपयोगिता की स्पष्ट कीजिए। अब जो कंप्यूटर सह अनुदेशन है उनकी जो शैक्षणिक क्षेत्र हैं उसकी उपयोगिता क्या है। नंबर 1 में आपका आएगा इसमें कि इसके उपयोग अनेक प्रकार के अनुदेशनों के लिए होता है। 2nd नंबर, छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों की पुष्टि तत्काल हो जाती है। 3rd नंबर, कक्षा अध्ययन में शिक्षक हेतु प्रभावपूर्ण ढंग से सहायता देता है। 4th नंबर, कंप्यूटर की सहायता से छात्रों को व्यक्तिनिष्ठ पाठ सुलभ कराए जाते हैं। 5 नंबर में
नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं के विशाल भंडार को संचित और व्यवस्थित किया जा सकता है। 6 नंबर, कंप्यूटर द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदत्त कार्य का चयन हो सकता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि छात्रों को अपनी अनुक्रिया करने का अवसर मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह अनुसंधान कार्य में प्रदत्तों के संकलन और अनेक विश्लेषणों में सहायता देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 नंबर, छात्रों को उनकी अनुक्रिया के बाद निरंतर पुनर्बलन देने में भी सहायता मिलती है। फिर 9 नंबर, अनुक्रमिता रूप से संगठित सामग्री को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम प्रणाली है। फिर आता है 11 नंबर, इसके द्वारा छात्र के पूर्व ज्ञान के बारे में किया गया निर्णय भी हो सकता है। 12 नंबर आता है कि छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों का अंकन और उनकी उपलब्धि का आलेख बनाने में सहायता देती है। तो ये आपका आ जाता है कंप्यूटर सह अनुदेशन की शैक्षणिक, यानी कि कंप्यूटर के अनुदेश से ही किस प्रकार शिक्षा होती है। तो ये आपका 6 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद में फिर आपका आता है सेक्शन सी, यानी खंडसा। खंडबा से हमने आपको सारे प्रश्न बता दिए। खंडसा में आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 4 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न आपका यानी कि 7 नंबर दिया है कि मुक्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि नवाचार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नवाचार में सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर है कि शिक्षा में दूरदर्शन की उपयोगिता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। और 10 नंबर है कि श्रव्य दृश्य सामग्री की वर्गीकरण कीजिए तथा उनकी उपयोगिताओं बताइए। तो ये सारे प्रश्न हम आपको अलग अलग से वीडियो बना देंगे। इसकी सेक्शन सी है, इसमें आपको अगर हम चारों प्रश्न बताएंगे तो इसमें 2 घंटे का केवल आपका 2 प्रश्न होंगे, यानी आधे आधे घंटे का एक एक प्रश्न हो जाएगा। तो लॉन्ग होने की वजह से आपको यहाँ पे समझ भी कम आएगा। तो इस वजह से मैं आपको 2 वीडियो में ये 4 प्रश्न बता देंगे, तो जिससे कि आपको ये दोनों आपका तैयारी भी हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए नए वीडियो के साथ। और अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो का बेल आइकन दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से। धन्यवाद दोस्तों।